आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त होगे। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं आपकी आज की क्लास को लेकर, जो कि आपकी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी हमने लास्ट क्लास ली थी वो ली थी आपकी मौर्योत्तर काल में विदेशी राजवंश। तो जो इससे पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी थी। समझाने की ये कोशिश करी थी कि कौन सा राजवंश कहां हुआ था, मौर्य काल का पतन क्यों हुआ था, मौर्य क्यों लड़खड़ाए थे, आखिर क्या कारण रहे थे कि मौर्य का पतन होता गया और मौर्योत्तर काल में फिर छोटे छोटे राजवंश उभर कर आए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए विदेशी राजवंशों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। इस चीज को मैंने मैपिंग के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है और आज की क्लास में केवल वो मैं फैक्ट लेके उपस्थित हुआ हूं आपके लिए जो आपकी परीक्षा में लगातार बार बार बने रहते हैं। हिस्ट्री के अंदर से जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, वही फैक्ट मैं आपके लिए आज लेकर उपस्थित हुआ हूं। यूं तो मैंने ये जो आज फैक्ट है ये पहले ही कल की ही क्लास में पूरे कवर करा दिए आपको, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर ने कुछ लिखाया नहीं, भैया ने कुछ लिखाया नहीं। तो इसलिए आज मैं जो आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं, थोड़ा सा आपको लिखने के लिए आज लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो आपके सीधे सीधे परीक्षा में डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही फैक्ट मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि फिर बीच में बिल्कुल भी क्लास को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक बार क्लास स्टार्ट करके लास्ट में ही आपसे बात करूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो को नए देख रहे हैं, पहले आप इससे जो पिछला वाला पार्ट है उसको जाकर देखिए, तो आपको बहुत सुंदर तरीके से सारी एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जहां तक आपसे हो सकता है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां तक आपसे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई भी आपको डाउट रहता है तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, हर क्लास के अंदर आपसे ये बोलता हूं, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है हिस्ट्री के अंदर, कैसा ही भी कोई भी डाउट रहता है, आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। एक संतुष्टि पूर्वक आंसर दूंगा आपको, जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे, आपकी तैयारी एक बहुत अच्छी दिशा में बढ़ती रहे और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे। क्लास आते ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में बढ़ती रहे। ठीक है? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज के आपका मौर्योत्तर काल के अंदर जो राजवंश हुए थे, विदेशी राजवंश, उनके बारे में बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट हम लैंग्वेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो आपका मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं। 4 राजवंश हमको पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपका हिंद यूनानी, आपका शक राजवंश, पार्थियन या पहलव राजवंश और कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश को और मौर्योत्तर काल की जो कला संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है और आपका आर्थिक स्थिति है और आपका जो राजनीतिक स्थिति है, ये जो अभी आपकी जो सारी स्थितियां रह गई हैं, इनको और आपका कुषाण साम्राज्य को, कुषाण राजवंश को मैं एक साथ अगली क्लास में आपको कवर करा के दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमारा कुषाण रह गया। कुषाण को बहुत अच्छी तरीके से मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर लेकर, एक सेपरेट क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है? आइए देखते हैं। तो जो पहले जो शासक हुए थे, जिन्होंने भारत में पहला आक्रमण जो किया था, विदेशी आक्रमण किया था, वो किसने किया था? आपका हिंद यूनानियों ने किया था। बहुत अच्छी तरीके से कल की क्लास को मैं बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को आपको समझा चुका हूं।
शक कहां से आए थे, कुषाण कहां से आए थे, कुषाणों ने शक पर आक्रमण क्यों किया, जो सीरिया में शक थे वो फिर कहां पहुंचे, आपके बैक्टीरिया पहुंचे, और बैक्टीरिया में आपके कौन थे, हिंद यूनानी थे, उन्होंने उनको पलायन कराया और हिंद यूनानी खैबर दर्रे से कहां पहुंचे, अफगानिस्तान होते हुए आपके आप पहुंचे भारत पर। ठीक है, अब इनके बारे में जो सुंदर सुंदर फैक्ट बन सकते हैं अब हम उनको देखेंगे। तो हिंद यूनानी राजवंश, तो प्यारे बच्चों क्या लिखा है, सर्वप्रथम 200 बीसी में यूनानियों ने हिंदकुश पर्वत पार करके भारत में प्रवेश किया। हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले यूनानी बैक्टीरियाई यूनानी थे। तो यहां से समझेंगे यूनानी भी दो प्रकार के थे, एक आपके बैक्टीरियाई यूनानी जो कि आपका डेमेट्रियस वंश हुआ था, वो कहां हुआ था, आपका बैक्टीरिया में ही तो हुआ था। मैंने कल की क्लास में आपको हर एक चीज बड़े खोल खोल के समझाई है बहुत अच्छे तरीके से। यदि अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप पिछली वाली क्लास को लीजिए, ये क्लास बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जो पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया था वो कौन से यूनानियों ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया यूनानियों ने किया था, मतलब कि डेमेट्रियस वंश ने किया था। ठीक है, जिसका आपका संस्थापक कौन था, डायोडोटस था। डायोडोटस प्रथम उसका संस्थापक था, और इसी डेमेट्रियस वंश के अंदर आपका जो डायोडोटस जो इसका संस्थापक था, लेकिन जो भारत तक पहुंचते हैं, जब ये आपका डेमेट्रियस वंश भारत तक पहुंचता है तो इसको जो लेकर भारत में प्रवेश करता है वो डेमेट्रियस ही करता है। जो भारत में इसकी सत्ता स्थापित करता है वो डेमेट्रियस ही करता है। ठीक है, तो इसी डेमेट्रियस वंश में जो एक महान शासक हुए थे जिनको हमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जो एक प्रतापी शासक हुआ था आपका किसमें, हिंद यूनानियों में, कौन, मेनेंडर। उसी से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम मेनेंडर को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, यूनानी बैक्टीरिया यूनानियों ने किया था। ठीक है, यूनानियों में बैक्टीरिया यूनानियों ने किया था। सबसे पहली बात करते हैं कि हिंद यूनानी इनको क्यों कहा गया, क्योंकि हिंद मतलब हिंदुस्तान और यूनानी मतलब यूनान। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे आपके शासक जो हिंदुस्तान और यूनान में से दोनों से संपर्क रखते थे उनको हमने क्या कहा, हिंद यूनानी कहा। क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे हिंदुस्तान या भारत की जो सीमाएं थी वो आपका सीरिया तक छूती थी, तो इसलिए उसको हिंदुस्तान ही पढ़ा जाता था, और आगे यूनान से जुड़ती थी तो इसलिए इसको हिंद यूनानी बोला गया है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मौर्योत्तर काल में दो यूनानी राजवंशों ने एक साथ भारत में शासन किया। पहला वंश डेमेट्रियस था जिसने 183 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी साकल को बनाया था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल आपको बता चुका हूं जो साकल था हमारा, जो पंजाब का पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, वहां पे साकल पड़ता था। मैंने कल आपको मैप के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। साकल वर्तमान में सियालकोट है। तो ये जो आपका साकल था ये किसकी राजधानी था मेरे प्यारे बच्चों, ये डेमेट्रियस वंश की था। जो डेमेट्रियस वंश भारत आया था यूनानी शासकों में, जो हिंद यूनानी थे उनमें डेमेट्रियस सबसे पहले आया था। तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, साकल को बनाया था, और साकल ही वर्तमान में सियालकोट पंजाब है जो कि आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगला देखेंगे, हिंद यवन शासकों में मेनेंडर 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक प्रमुख रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि हिंद यवन शासकों में हमको किसको पढ़ना है, मेनेंडर को पढ़ना है। इसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बताया जाता है कि जब मेनेंडर भारत पहुंचा था तो ये एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ था। ये आपकी ईसा की दूसरी सदी तक ये आपका भारत पहुंचा था। बताया जाता है कि जो इसका जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं जो सिकंदर वाला क्षेत्र था उससे भी कहीं ना कहीं बड़ा क्षेत्र इसने हथिया चुका था या अधिकार कर लिया था भारत के अंदर। किसने, मेनेंडर ने। तो इसी चीज को देखते हुए नागसेन ने इसको बौद्ध धर्म के बारे में बताया।
इसको बौद्ध धर्म के बारे में बताया, पर इसने शुरुआत में इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं इसको ज्यादा नहीं प्रोत्साहन दिया, नहीं ज्यादा इसको समझा, नहीं ज्यादा इस पे जोर दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे आकर इसने क्या करा, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले इसकी नागसेन से बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बौद्ध धर्म को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे। किसने? मिनेनांडर ने। यहीं से क्वेश्चन बनता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। मिनेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे, और जो नागसेन के द्वारा उनके उत्तर दिए गए थे, जो नागसेन के द्वारा उनके उत्तर दिए गए थे, तो इसके लिए एक किताब, एक पुस्तक थी जिनमें इनका ब्यौरा मिलता है, जिसे कहते हैं मिलिंद पन्नो, जिसे कहते हैं मिलिंद पन्नो। तो ये किसकी पुस्तक थी? मिनेनांडर की थी। ये किसकी पुस्तक थी? मिनेनांडर की थी, जिसमें ये बताया जाता है कि मिनेनांडर ने बौद्ध धर्म को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, जिसके नागसेन ने बराबर उत्तर दिए थे। तब जाके इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किसने? मिनेनांडर ने। मिनेनांडर की जगह आपको मिलंद भी लिखा मिल सकता है। मिनेनांडर को ही मिलंद कहा जाता था प्यारे बच्चों, मिनेनांडर को ही क्या कहा जाता था? मिलंद कहा जाता। ठीक है, आगे देखेंगे। मिनेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे और नागसेन द्वारा उनके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसे मिलिंद पन्नो के नाम से जाना जाता है। हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझना है आपको, कोई भी चीज आपसे छूट के ना जाए, कोई भी चीज आपसे स्किप ना हो जाए। ठीक है, अगला देखेंगे। हिंद यूनानी शासकों ने भारी मात्रा में सिक्के जारी किए। अब यहां से समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर हमको हिंद यूनानी शासकों को पढ़ने की जरूरत क्या है। सर, भारत में राजा कम थे क्या जो हमें हिंद यूनानी, शक, इन कुषाण मतलब विदेशी राजवंश को भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि पहले जो आपके कोई शासक हुए थे जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के चलाए थे, सिक्के तो पहले भी चले थे, लेकिन इस राजवंश का सिक्कों के माध्यम से एक निश्चित तौर पर पता लगाया जा सकता था कि ये सिक्के किस राजवंश के थे। पहली बार ऐसा सिक्कों पर अंकन किया गया था कि जिससे हमको ये पता चल सके कि ये सिक्के किस राजवंश के थे, तो इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, हिंद यूनानियों को। तो हिंद यूनानियों ने बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए थे, जिसमें आपका सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और आपके तांबे के सिक्के। कहा जाता है सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। यहां बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कुषाणों ने जारी किए थे या हिंद यूनानियों ने। आज मेरी बात आप लिख के रख लेना, आपको यदि हिंद यूनानी मिलता है तो आपको हिंद यूनानी ही लगाना है। सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए थे प्यारे बच्चों, वो हिंद यूनानियों ने किए थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में बड़े स्तर पर सोने के सिक्के किसने जारी की थी, स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी, तो आपके कुषाण शासकों ने की थी। अगर जो बड़े स्तर पर पूछी जाए कि बड़े स्तर पर स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी, तो कुषाण शासकों ने की थी। यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, तो आपके हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। भारत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान कला चलाई। एक जो है इन्होंने, किसने? यूनानियों ने पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर वाला एरिया। कल का मैप आपको देखा होगा आपने, आपका पूर्व और दक्षिण तो भरा हुआ था छोटे छोटे राजवंशों से, तो जो खाली एरिया था वो कौन सा था? उत्तर का और पश्चिम का एरिया खाली था। तो इसी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान कला चलाई गई, जिसे क्या कहा जाता? हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता था। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि हेलेनिस्टिक आर्ट किसने चलाई थी? भारत के अंदर सबसे पहले हेलेनिस्टिक आर्ट किसने चलाई थी? हिंद यवनों ने चलाई थी, शकों ने चलाई थी, पार्थियन ने चलाई थी, कुषाणों ने चलाई थी। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की, डरने की तो कोई चिंता ही नहीं है सर, डरने की तो कोई चिंता ही नहीं है। आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को क्लियर करा के दूंगा।
हर एक चीज को क्लियर करा के दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हेलेनिस्टिक आर्ट किसने चलाई थी? आपकी हिंद यूनानियों ने चलाई थी। प्यारे बच्चों किसने चलाई थी? हिंद यूनानियों ने चलाई थी। बताया जाता है आपका जो हिंद यूनानी शासक थे, इसमें एक आपका एलियाटिक किड्स एक आपका राजा हुआ था। ये बहुत डीप है क्वेश्चन, ये बहुत डीप है, पर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट होता है। एक आपका एलियाटिक किड्स, शायद आपको यहां दिखेगा एटियालिक किड्स, ये एक राजा हुए थे जिन्होंने हेलियोडोटस नामक एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? हेलियोडोटस राजदूत किसके दरबार में भेजा था? इन्होंने जो आपके शक शासक हुए थे भागभद्र के दरबार में भेजा था। और ये जो भागभद्र जो शासन कर रहे थे, यहाँ पे कहां पर कर रहे थे? विदिशा कहां पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। विदिशा कहां पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो इसी विदिशा में जाकर इन्होंने एक स्तंभ की स्थापना करी जिसको गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। किसने करी थी ये स्थापना? ये आपकी हेलियोडोरस ने आपकी स्थापना की थी। किसकी? गरुड़ स्तंभ की। और वही गरुड़ स्तंभ आगे चलकर आपका विष्णु के एक स्मारकों में से बना, जो कि आपका हेलियोडोरस ने उसकी क्या की थी? आपकी स्थापना की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका बहुत डीप है, इसको आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए मैंने आपको दे दिया है। जानकारी के लिए आपको ये मैंने आगे आपको जानकारी बढ़ा कर दी है। ठीक है ना? अब आगे देखेंगे, बस इतना ही पढ़ना है सर, आपको इतना ही पढ़ना है। यदि आपने इतने को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको अदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इससे आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब आगे आपको शक राजवंश पढ़ना है। तो शक राजवंश में देखेंगे यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। मैंने आपको बता चुका हूं बैक्टीरिया में ये आपके कौन थे? यूनानी थे। और यूनानियों को वहां से लटकाया किसने था? शकों ने। लेकिन पीछे से कुषाण प्रेशर बना रहे, तो उस टाइम पे कुषाण वहां पर पहुंच गए होंगे और शक वहां से निकल चुके होंगे। जब यूनानियों के पश्चात शक भारत आए, शकों की कितनी शाखाएं थी? जब भारत पहुंचने के बाद में शक कितनी शाखाओं में बटे थे? 5 शाखाओं में बटे थे। 5 शाखाओं में शक बटे थे। एक आपका अफगानिस्तान, एक आपका पंजाब, एक आपका मथुरा, एक आपका दक्कन, एक आपका पश्चिम, एक आपका दक्कन, एक आपका मथुरा, एक आपका पंजाब, एक आपका अफगानिस्तान। सारी चीजें क्लास में याद करा दूंगा, सारी चीजें मैं आपको क्लास में याद करा कर रहूंगा। ठीक है, तो बात करता हूं, पहली जो शाखा थी अफगानिस्तान थी, दूसरी शाखा पंजाब थी, तीसरी शाखा मथुरा और चौथी शाखा जो पश्चिम भारत में थी और पांचवी दक्कन में थी। जो आपकी पंजाब थी, इसकी राजधानी कहां बनाई थी इन्होंने? तक्षशिला। ये वही तक्षशिला है, आपको याद होगा। जो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा माना जाता था? तक्षशिला को ही माना जाता था। मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा जो आपका प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था शिक्षा के लिए, वो कौन सा माना जाता था? आपका तक्षशिला ही माना जाता था मेरे प्यारे बच्चों। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, फैक्ट बनेगा, 100% बनेगा, यहीं से बनने वाला है। ठीक है आपका, तो आगे देखते हैं। ये आपका 5 शाखाएं हो गई। इनमें से लगभग 57 से 58 बीसी में उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराया। शक जब यहाँ से 5 शाखाओं में बटे, और जो ये दक्कन वाली शाखा है, ये इस वाली शाखा को एक उज्जैन के राजा ने इनको हराया और स्वयं को क्या कहा? विक्रमादित्य कहा। इनको हराने के पश्चात उसने एक उपाधि धारण करी, जिसको क्या कहा गया? विक्रमादित्य कहा गया। इसी क्रम को आगे देखते हुए हमारे भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, क्योंकि कोई भी आगे राजा हुआ, यदि उसने कोई प्रतापी काम या बहुत अच्छा काम करा या किसी को विजय किया, तो उसने तुरंत ही कौन सी उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। तो विक्रमादित्य की उपाधि का जो प्रारंभ होता है वो आपका यहीं से होता है।
विक्रमादित्य की जो उपाधि का आरंभ होता है वो आपका यहीं से होता है। इसीलिए भारतीय इतिहास के अंदर 14 विक्रमादित्य देखने के लिए हमें मिलते हैं। सबसे प्रतापी जो विक्रमादित्य हुए थे वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। कौन हुए थे? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, जो कि आपके सबसे बड़े विक्रमादित्य हुए थे। ठीक है, तो हर एक चीज को, मेरे शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, एक एक चीज को। ठीक है, शकों की विजय पर 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया था। जो विक्रम संवत जो चलाया गया था वो शकों को पराजित किया था उज्जैन के राजा ने, और इसी के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और शक संवत चलाया। इसी के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और आपका क्या चलाया? शक संवत को चलाया था। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। तो आपका शकों में जो सबसे प्रतापी राजा हुआ था वो आपका रुद्रदामन हुए थे। रुद्रदामन आपका सबसे प्रतापी शासक हुआ था, और शकों में हमें इसी को पढ़ने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, शकों में हमें इसी को पढ़ने की जरूरत है। यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। आप देखना, यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। इस चीज की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 बीसी शकों का सबसे प्रतापी शासक था। इसने सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ तक शासन किया था। मतलब कि सबसे प्रतापी जो शक शासक हुआ था वो रुद्रदामन हुआ था। इसने आपका सिंध, मालवा, काठियावाड़, नर्मदा घाटी सबको जीत डाला, एक तरफ से सबको विजय करता हुआ चला गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे, रुद्रदामन ने काठियावाड़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यहां से समझने वाली बात है, जो रुद्रदामन हुए थे, एक झील थी जो आपकी मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने काठियावाड़ के अंदर बनाई थी। ये बेसिकली जो ये बनाई गई थी झील, ये आपकी सिंचाई के लिए बनाई गई थी। तो इसी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? आपका रुद्रदामन ने करवाया था। इसी का जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। और फिर इसका जीर्णोद्धार आगे चलकर, जीर्णोद्धार का मतलब होता है आपका उसको फिर से उसकी रिपेयरिंग कराना, उसको अगर जो कहीं मरम्मत कराना, यदि वहीं कोई भी उसको क्षति हो रही है, उसकी साफ सफाई कराना झील की। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध एक सुदर्शन झील थी जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य के अंदर बनवाई थी, मौर्य काल के अंदर। तो ये आपका काठियावाड़ के अंदर थी। इसका रुद्रदामन ने फिर से जीर्णोद्धार कराया था। तो यहां से आपके लिए फैक्ट बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था। मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था इस चीज को कि आपका सबसे पहला जो संस्कृत का अभिलेख मिलता है वो किसका मिलता है? रुद्रदामन का मिलता है, जिसको हम कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जिसको हम जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो आपका रुद्रदामन का हुआ था। अब से पहले जितने भी राजा हुए थे या जितने भी राजवंश हुए थे, वो कहीं ना कहीं आपका और भाषाओं पे आपका बल दिया करते थे। जैसे आपका अशोक के शिलालेखों में हमें देखने के लिए मिलता है खरोष्टी, एरामाइक, ब्राह्मी, कई प्रकार की लिपियां देखने के लिए मिलती है। लेकिन सबसे पहले जो संस्कृत का आपका अभिलेख या संस्कृत बड़े पैमाने पर जो संस्कृत को बढ़ावा दिया, भाषा में जो अभिलेख लिखवाया गया, जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदामन ने जारी किया था। बस मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर लो, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको कर लो, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी पूरी इस चीज की गारंटी है। अब आगे हम प्यारे बच्चों देखेंगे आपके पार्थियन या पहलव। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कल भी बता चुका था, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास उन्हीं का पढ़ा जाता है जिनका कोई अपने आपे में वर्चस्व होता है, जिनका अपने आपे में कोई शक्तिशाली इतिहास होता है। उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है, उन्हीं को पढ़ा जाता है, बार बार इतिहास में दोहराया जाता है। तो आपका पार्थियन या पहलव, तो इनको पढ़ेंगे हम। शकों के बाद पहलव भारत आए थे। शकों के बाद आपके कौन पहलव भारत आए थे? तो आपका कहा जाता है शक और पहलवों ने साथ शासन किया था भारत के अंदर, साथ शासन किया था आपका शक और पहलवों ने, दोनों ने। ठीक है, पहलव का जो मूल स्थान था वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ईरान था। जो पार्थियन थे, इनका जो मूल स्थान क्या था? वो ईरान वाला जो क्षेत्र था वो था।
अब इसमें जो सबसे सुंदर फैक्ट है वो यही है और यहीं से आपके लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यदि आपका पार्थियन या पहलव से कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों मैं गारंटी देता हूं आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। आपका गोंदा फर्नीज जो कि आपका 20 से 41 ईस्वी में एक आपका पहला शासक हुआ था। इसी के शासनकाल में बताया जाता है कि इसी के शासनकाल में पहला ईसाई धर्म प्रचारक भारत आता है जिसका नाम है सेंट थॉमस इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आता है। तो बस यहां से एक फैक्टर आप इसको याद रखेंगे, यही आपसे कभी ना कभी पूछा जा सकता है। यदि आपसे पहलव या पार्थियन से कभी पूछा जाएगा तो यहीं से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, आपका मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश में आपका 3 राजवंश आज मैंने आपको कवर करा के दिए हैं। आपका हिंद यूनानी, आपका शक, आपका पार्थियन। अब जो आपका लास्ट रह गए हैं वो कुषाण रह गए हैं और कुषाणों के साथ साथ में मौर्य सामाजिक स्थिति, मौर्य राजनीतिक स्थिति, मौर्य आर्थिक स्थिति, मौर्योत्तर कला संस्कृति, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि कुषाणों के समय में एक बहुत अच्छी आपकी कला शैली उभर कर आई थी जो गंधार और मथुरा कला शैली थी। ये आपकी परीक्षाओं में लगातार देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो इसी के ऊपर अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जल्दी आपको मिलेगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको जल्दी मिलेगी कुषाण और मौर्योत्तर काल की संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जहां तक आपसे हो सकता है वहां तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जिस तरीके से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, यदि आपको कोई सजेशन देना है इसमें तो भी कमेंट कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।